चलो आज हम लोग जो है मीथेन उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं कि मीथेन मतलब उत्सर्जन जो हो रहा है, मीथेन का जो एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब जो बढ़ रहा है इमिशन इसका ना, एक्सक्रीशन नहीं बोलेंगे इमिशन बोलेंगे, सॉरी। जो मीथेन का जो इमिशन हो रहा है उसको क्या है ना कि कैसे हम लोग मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों कम करना है, ये इसके प्रभाव क्या है ना, और मीथेन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट आया है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इस ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जीसीपी, इसके हालिया अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में मीथेन की मात्रा जो है ना वो अत्यधिक वृद्धि हो गई, मतलब काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि बढ़ गया है, तो पहले तो मीथेन के बारे में बात कर लेते हैं कि मीथेन होता क्या है ना। तब हम लोग पता चलेगा कि जीसीपी क्या है और मीथेन के स्रोत क्या है, मीथेन को कैसे कम किया जाएगा, फिर इसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, या किस किस सेक्टर में इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट है, और फिर इसको कम कैसे करेंगे ना, आगे की राह क्या होगी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करें। तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, मीथेन जो है एक रासायनिक यौगिक है, ठीक है, सबको पता है CH4 जिस इसका फॉर्मूला होता है ना मीथेन का, है ना, इसका आणविक सूत्र CH4 होता है। ये प्राकृतिक नेचुरल गैस है, ये ध्यान रखना। मतलब ये एक नेचुरल गैस का क्या है कि भाग है, नेचुरल गैस के अंतर्गत ये होता है। जैसे मान लो जहाँ कहीं ज़मीन है, जैसे मान लो ये ज़मीन है, तो मान लो यहाँ पे कोयला वोयला पड़ा है, पूरा कोयला है, तो यहाँ से पाइप डाल के जब निकालोगे ना, तो जैसे पाइप डाल के निकालोगे, जैसे खुदाई करोगे, तो सबसे पहले मीथेन ही निकलेगी, है ना, मीथेन गैस होती है CH4। तो ये जो जैसे कोयला करते हो, कोयला निकालते हो, तो ये जो है यहाँ से पहले तुम मीथेन गैस कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से तुमको ये एक प्राकृतिक गैस का ही घटक होता है। और ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तीनों ही इसमें नहीं होते। रंग ही भी नहीं दिखता है, गंध भी नहीं पता और स्वाद भी नहीं पता, ठीक है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, और ये वायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती जाता है, ठीक है। इसके दहन के दौरान, दहन जो होता है इसके दहन के दौरान जो है बड़ी मात्रा में उष्मा, भाई सिंपल बहुत है, ये जो है ना सी मेथेन जो होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ज्वलनशील गैस के रूप में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना कि ये बड़ी मात्रा में ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। दहन प्रक्रिया के दौरान क्या है, बड़ी मात्रा में ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और यह गुणधर्म में ईंधन स्रोत के रूप में भी अत्यधिक उपयोगी बनाता है ना। यही इसका गुणधर्म है कि इसको जब इसका दहन करते हो ना, मतलब जलाते हो, गर्म करते हो, तो इससे क्या करता है ना कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। ये फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। देखो ये अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण है, शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड। ये अल्पकालिक जो है, ये अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। ये लगभग 12 वर्ष तक क्या कर सकता है कि पृथ्वी पर अपनी अस्तित्व बनाए रख सकता है, 12 साल तक, ठीक है, ठीक है। देखो ये एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस टाइम जिसको बोलते हैं ना, ये वायु में अस्तित्व बनाए रखना, जो ये जो है ना, ये टाइम जो होता है ना कि भाई किसी भी कोई भी अणु है या यौगिक है ना, उसके क्या है ना कि पूर्णतः समाप्त होने का जो समय होता है ना, जो मतलब जितने सालों में, जैसे मान लो एक बार एक्स, मान लो कोई एक्स अणु है, कोई एक्स पार्टिकल है, ठीक है, जो कोई एक्स पार्टिकल है वो उसको मान लो उसको मतलब पूर्णतः खत्म होने में, उसको पूर्णतः खत्म होने में मान लो 21 साल लग रहा है, तो उसका जो है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस टाइम जो है वो 21 साल हो जाएगा। इसी तरह जो मीथेन है उसका कितना है, मीथेन का 12 वर्ष है, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। देखो जीसीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जीसीपी जो जिसके बारे में जो रिपोर्ट आया है उसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीसीपी है क्या। देखो जीसीपी क्या है कि ये एक अनुसंधान परियोजना है ना, ये ग्रीन हाउस गैसों की जो वृद्धि, उन सबको वृद्धि हो रही है, इसकी वृद्धि को मंद करने के लिए, तो सिंपली वृद्धि तो होगी, है ना, उसको रोकने के लिए ही लाया जा सकता है, या तो उसको रोक सकते हो या उसको थोड़ा कम कर सकते हो। तो इसको 2001 में जीसीपी को जो है 2001 में इसको स्थापित किया गया था, याद है, 2001 में इसको स्थापित किया गया था। यह मानव गतिविधियों और ग्रही प्रणालियों द्वारा ग्रीन हाउस गैस से संबंधित ज्ञान को समेकित करती है। मतलब ग्रीन हाउस गैस से जितना भी रिलेटेड मैटर होता है ना, वो इसको इकट्ठा करती है और डाटा को इकट्ठा करती है, ये काम है इसका, ठीक है, ठीक है, बस ज्ञान को समेकित कर सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। और जीएचपी जो है ये 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के लिए वैश्विक बजट करवाती है। पहले बता दें, CO2, ठीक है, CO2, CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड, NO, ठीक है, NO, इन तीनों के लिए क्या करती है ना कि ये मतलब एक बजट पर प्रोवाइड करती है इन तीनों के लिए, मतलब कुल मिला के इन तीनों पे ये डिस्कस करेगी या कंसर्न रहेगी। अब मीथेन बजट 2020 के प्रमुख निष्कर्षण क्या है,
इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, प्रथम जो मीथेन बजट 2020 जो इसने दिया था, इसमें ये प्रमुख निष्कर्ष निकाला कि पिछले दशक की तुलना में मीथेन में जो उत्सर्जन है वो अब 9% बढ़ गया है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाई? 9% जो है मीथेन का इमिशन बढ़ गया है। ठीक है, ये वैश्विक वृद्धि के लिए मुख्यतः मानव जनित स्रोत है, जैसे कृषि हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि मान लो कोयला कर रहे हैं, कोई पेट्रोल निकाल रहे हैं, इन सब से जो निकल रहे हैं, ये सब जो है इसके कारण भी हो रहा है। ठीक है, ये उत्तरदायी उसके लिए। और देखो, अब इसमें ये बताया कि कौन से महाद्वीप से ज़्यादा इमिशन होता है, किससे कम होता है ना। तो इसने बताया कि 3 महाद्वीप, जैसे कि तीनों साथ साथ वाले, जैसे कि एक एशिया हो गया, इसके बाद ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है, ये तीनों जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों ही मिला के 64% यही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना मीथेन का। और जबकि जो समशीतोष्ण वाले क्षेत्र हैं और आर्कटिक वाले वो 32 और 4, समशीतोष्ण वाले 32 और आर्कटिक वाले 4%, इतना ही, मतलब सोचो, ये इतना ही मतलब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी सब, और जो एशिया और क्या बोलते हैं अफ्रीका और ये दक्षिण अमेरिका, ये तीन मिलकर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीथेन के स्रोत, अब हम लोग बात करते हैं कि मीथेन का स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से आता है मीथेन कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है। तो पहले हम लोग बोले मानव जनित होता है, जैसे लगभग 60% इसके लिए मानव ही उत्तरदायी है ना। ठीक है, जैसे कैसे जीवाश्म ईंधन का उत्पादन प्राकृतिक गैस व कच्चे तेल से भी हो सकता है ना। प्राकृतिक गैस हम बताएं पहले भी, और कच्चे तेल के उत्पादन और वितरण करते हैं। तो कच्चा तेल जो होता है उसको पाइपलाइन से, जैसे मान लो ज़मीन में ये कच्चा तेल है, मान लो ये ज़मीन है और इसके आसपास ये कच्चा तेल है। ठीक है, ये कच्चा तेल है, तो यहाँ पे उसके ऊपर ये थोड़ा ऐसे जो है मीथेन भरा हुआ रहेगा। तुम जैसे ही इससे पाइप निकालोगे तो सबसे पहले मीथेन निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मीथेन जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जब तुम करते हो, ठीक है, तो प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल के उत्पादन एवं वितरण के दौरान जो है मीथेन का वायुमंडल में उत्सर्जन हो जाता है। तुम जैसे इसको फोड़ोगे तो ये पाइप डालोगे तो मीथेन इधर से वायुमंडल में आने लग जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक दूसरा पशुधन उत्पादन, सबको पता है कि जो सामान्य जो एनिमल होता है ना, उसकी सामान्य पाचन प्रक्रिया के दौरान भी क्या बनता है कि चाहे कोई हो, चाहे मवेशी हो, गाय हो, चाहे सुअर हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, इन सब के जो है सामान्य पाचन क्रिया के दौरान भी मीथेन का उत्पादन होता है। ठीक है, जबकि कुछ कुछ जो पशु होते हैं उनके खाद को जैसे कि जो उनके जैसे पशु है उनके खाद को क्या करते हैं कि लेगुन या कोई हैंडलिंग टैंक में संग्रहित कर देते हैं। तब भी क्या होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं अवायवीय ऑक्सीकरण होने के कारण मीथेन वहाँ से प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसको एनऑक्सिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी है। ठीक है, अब देखो और कहाँ से, धान की खेती सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसमें क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि आर्द्र भूमि होती है, जो आर्द्र भूमि होती है ना उसमें धान जो होता है, धान में क्या होता है ना कि नीचे जो ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ये ऑक्सीजन को इंटर नहीं करने देता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति अवरुद्ध होने के कारण मृदा के जो कार्बनिक जो तत्व हैं वो क्या करते हैं कि अवायवीय फर्मेंटेशन करने लग जाते हैं ना, एनारोबिक फर्मेंटेशन जो है वो करने लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, मीथेन का अवायवीय किण्वन जो है, मीथेन का निर्माण होता है एक अवायवीय किण्वन के दौरान, किण्वन यानी फर्मेंटेशन के दौरान। ठीक है, फर्मेंट करोगे तो मीथेन बन जाएगा, मतलब कुल मिला के ये बात है जो अवायवीय उत्पाद है, और पौधों की जड़ों, तनों, इन द्वारा से भी निर्मित होता है। ठीक है, अब जैव ईंधन, जैसे कि जैव ईंधन है, इसका पूर्ण तुम दहन कर दो, है ना, पूर्ण नहीं, सॉरी अपूर्ण दहन, पूर्ण नहीं अपूर्ण दहन करोगे तो तुमको मतलब इस मीथेन का उत्सर्जन हो जाएगा। वन्य भूमि से वन योग्य भूमि और कृषि अपशिष्ट के दहन, इन सब के दौरान भी इसका बड़ी मात्रा में ये निकलता है। और ठीक, और हाँ, और अपशिष्ट प्रबंधन, जैसे कि मान लो अपशिष्ट भराव कहीं पे लैंडफिल हो गया ना, और अपशिष्ट अपघटन, जैसे मान लो कोई गंदा अपशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन हो रहा है, वो टूट रहा है, वो छोटे छोटे यौगिकों में टूट रहा है, तो CH4 निकलेगा, मीथेन निकलेगा। और अपशिष्ट जल अपचार, जैसे तुम कुछ देखते हो गंदा पानी को जहाँ पे साफ़ किया जाता है, जहाँ पे कोई प्लांट होता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं, वो जो प्लांट होता है ना, ये उसमें प्राइमरी सेकेंडरी फिल्ट्रेशन ये सब होता है। तो वहाँ पे भी तुम देखो अपशिष्ट जल जो होता है उसमें उसमें जो उपचार किया जाता है ना, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ना, तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में भी उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त घरेलू और औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं वो जल उपचार तथा खाद से
भी मीथान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जल उपचार करोगे तो उससे भी तुम्हारा मीथेन उत्पन्न होगा, ठीक है। हम एक वैश्विक तापन में ये बताया कि मीथेन जो होता है ना, क्लेथरेट के रूप में, क्लेथरेट भी कहा जाता है मीथेन के क्रिस्टल को। जैसे मीथेन है तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है ना, तो वो उससे क्या क्रिस्टल बना लिए, तो उसी को क्लेथरेट्स बोलते हैं, क्लेथरेट्स। ये तुम्हारा इसके क्रिस्टल हो गए, ये क्रिस्टल, ठीक है, इसके क्रिस्टल हो गए तो इसको बोले क्लेथरेट्स। ये जो है ये क्रिस्टल जो होते हैं ये शीतल निम्न ऑक्सीकरण युक्त समुद्र के भीतर ये तो उसके तलछटी के अंदर बैठा रहता है। और जो प्रेमाफोस्ट है, प्रेमाफोस्ट में ये संचित है। प्रेमाफोस्ट मतलब जो तलछटी होता है ना, उसके ज़मीन जो होता है उसको बोलते हैं। आर्कटिक और उप आर्कटिक अक्षांशों के में स्थायी रूप से जमी जो मृदा होती है ना, उन्हीं को बोला जाता है। फिर जो गर्मी बढ़ती है तो ये पिघल जाती है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में क्या हो सकता है, जैसे कि आर्द्रभूमि है ना, आर्द्रभूमि में पहले बताया था, आर्द्रभूमि जो है वायु, जैसे आर्द्रभूमि गीली पानी होगा तो वो क्या है, वायु को जो है इंटर करने से अवरुद्ध कर देगा। तो यहाँ वायु जाएगा ना तो एनारोबिक जो है ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो इसके कारण मीथेन बनेगा, ठीक है, CH4 का निर्माण होगा, ठीक है। ठीक है। और जैसे गैसीय हाइड्रेट हो गया, दीमक, स्पेशली याद रखना, दीमक है ना, टर्माइट दीमक, ठीक है, दीमक से भी मीथेन निकल, दीमक माँ से मीथेन, ध्यान रखना, ठीक है, दीमक मीथेन, ठीक है। और महासागर हो गया, स्वच्छ जल हो गया, पानी से भी जितना भी है उन सब से स्रोतों से भी। और वन अग्नि, ध्यान रखना, आग जलने से भी मीथेन, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कैलिफोर्निया में कहीं कहीं पे आग लगा, तो उसके कारण क्या हो गया कि मीथेन का दिनों दिन क्या है कि उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है, उत्सर्जन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोतों के तहत अब ये बोले कि प्राकृतिक, जैसे हम बोले कि ह्यूमन से काफ़ी परसेंट होता है, मतलब जितना उत्पादन, मतलब जितना पोल्यूशन हो रहा है उसका 60% तुम्हारा ह्यूमन उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। पर अगर हम बोले कि प्राकृतिक मान लो 40% है, तो मतलब प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना, प्राकृतिक तत्वों में 80% जो है वो आर्द्रभूमि कर रही है। आर्द्रभूमि जो है 80% आर्द्रभूमि ही उत्तरदायी है उसके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जो प्राकृतिक के लिए आर्द्रभूमि जो होती है ना, आर्द्रभूमि हम लोग बहुत बार बोलते हैं, तो ये आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जिसको बोलते हैं, वेटलैंड्स है ना, वेटलैंड्स, यही वेटलैंड्स जो है उत्तरदायी है 80% प्राकृतिक रूप से, यही जो है मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। अब जो हम लोग बात करते हैं GMI के बारे में, ग्लोबल मीथेन, मतलब जो और कोई भी संबंधित तथ्य, जैसे मीथेन पर कुछ और कार्य किया गया तो उसमें GMI आता है, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ठीक है, याद रहेगा, GMI, ठीक है। GMI जो है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ये जो है ये क्या करता है, ये दोनों है, देखो ये ग्लोबल से सरकार हो गया, यानी सार्वजनिक, M को N कर दो, यानी M से ऐसे याद करो, M और N पास में रहता है ना, तो निजी, तो सार्वजनिक और निजी दोनों की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाती है, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में मीथेन के उपयोग एवं पुनर्प्राप्ति एवं रिकवरी के में आने वाले बाधाओं को कम करने के लिए मतलब तुम ऐसे कोशिश करो कि स्वच्छ तुमको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि मीथेन तो बहुत गड़बड़ है, तो स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, तो उसके रास्ते में कोई दिक्कत आता है ना, चाहे वो मीथेन की पुनर्प्राप्ति रिकवरी से रिलेटेड क्यों ना, तो उससे रिलेटेड ये बात करता है। और 2004 में भारत भी इसका सदस्य बन गया, गमी, क्योंकि भारत में तो हर जगह हर किसी को गम है, तो इसलिए गमी में भी भारत शरीर खो गया, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल रेडिकल का उपयोग देखो, जो हाइड्रोक्सिल जो होता है ना उस समूह का को फॉर्मूला ही यही होता है, OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्या करता है ना, ये जो है ये ऑक्सीकारक है, ये एक मुख्य ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है ना, ये वायुमंडल में लगभग 90% मीथेन को जो है समाप्त कर देता है, 90%, ये उसे जोड़ता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, समझा, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, नाम इसीलिए इसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको सिंक की भांति, ये मतलब एक सिंक की भांति का काम करता है, जो क्या करता है कि प्रदूषक जो भी पोल्यूटेंट है उसको तोड़ देता है और उसको स्वच्छ वायुमंडल का एक निर्माण कर देता है, जिससे क्या होता है, पोल्यूटेंट कम हो जाते हैं वायुमंडल से, ठीक है। इसलिए इसको OH को क्या होता है, क्लींजर बोला जाता है, वायुमंडल का क्लींजर है ना, क्लींजर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव बहुत पड़ते हैं भाई, प्रभाव क्या नहीं पड़ते, मीथेन का जो है वायुमंडल में प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। तो देखो मीथेन का वायुमंडल में जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जलवायु पर की अत्यधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, वायुमंडलीय सांद्रता, इसकी जो वायुमंडलीय सांद्रता हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड से तो कम है,
लेकिन ये अवरक्त विकिरण की तुलना में 28 गुना अधिक प्रभावी है। अगर तुम इंफ्रारेड का यूज करोगे और उसका यूज करोगे ज़्यादा डैमेज ये पहुंचाएगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव, भाई सिंपल बात है, ओजोन ये क्या होता है, क्षोभमंडलीय ओजोन का पार्ट है, ठीक है, क्षोभमंडलीय ओजोन का पार्ट है। तो इसलिए जब क्षोभमंडलीय ओजोन द्वारा ये अंतर्ग्रहित किया जाता है, मतलब क्षोभमंडलीय जो ओजोन है इसको ले लेगी, अपने अंदर ले लेगी, सोख लेगी, तो ये फिर रिलीज जब ये रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, फेफड़ों उसी के साथ आएगा, तो फेफड़ों इन सबको मतलब हानि पहुंचाएगा। ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाइटिस को बोला है ब्रोंकाइटिस। आइटिस मीन्स होता है, आइटिस मीन्स होता है कि किसी चीज़ का इन्फ्लामेशन है ना, उसका सूज जाना या उसमें जो है संक्रमण, मतलब इन्फ्लामेशन ही बोल दो, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होता है, ठीक है। और आगे फसल, ये तो के स्वास्थ्य पर, फसल पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि क्षोभमंडलीय ओजोन है, ये क्या करता है ना कि ये प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि पौधे की क्षमता कम हो जाती है, ये ध्यान रखो मेन। और आगे की राह क्या है, आगे की यह राह कि मीथेन जो है उसको जलवायु लाभ के लिए लिया जाए, है ना, और कृषि सह लाभ प्रदान करता है, ये कर्ज करवा सकता है अगर आप चाहो तो, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड शमन हेतु भी अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं। देखो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि मीथेन का उत्सर्जन कम करने वाली टेक्नोलॉजी लानी होगी, है ना, या ऐसा कोई प्रणाली लानी होगी जो मीथेन के उत्सर्जन को कम कर सकती है। और कैसे कम किया जाए, जैसे एग्रीकल्चर में जैसे खाद्य प्रबंधन, पशु आहार तुम सही से दो, गुणवत्ता अच्छे रखो खाने की, तो वायवीय पाचन जो है ये नहीं होगा। या फिर तुम जो इंटरमीडिएट एरिएशन जो खाद होता है ना, जो उस खाद में क्या कर दो भाई, क्योंकि धान जो होता है या धान में जो है बार बार धान के पेडी स्ट्रो में इन सब में क्या होता है ना कि अवायवीय के कारण ना पानी के नीचे जा नहीं पाता है हवा, तो इसके कारण क्या होता है धान के नीचे जो है ये अवायवीय शोषण करने लगता है, तो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होने के कारण। तो जब अवायवीय ऑक्सीजन ये करेगा, ऑक्सीजन जो भी है, सॉरी, अवायवीय पाचन या फिर ऑक्सीजन अवायवीय स्थिति बनने के कारण क्या होगा कि इसका रिजल्ट ये है कि इसको कम से कम इंटरमीडिएट तुम का एरिएशन दो, तो एरिएशन दोगा तो वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, तो बनेगी नहीं मीथेन, ठीक है। ये कर सकते हो। पशु स्वास्थ्य और पशुपालन पर ध्यान दो, प्रबंधन को बेहतर बनाओ, ठीक है। खेत स्तर पर अवायवीय पाचन को बढ़ावा देना चाहिए, खेत स्तर पर, ठीक है। अब जीवाश्म ईंधन है, जैसे वेंटिलेशन है, इसमें तुम वेंटिलेशन वायु के माध्यम से मीथेन का पूर्व खनन यानी गैसीकरण कर दो, गैस निकाल लो पहले से ही, है ना। जैसे भाई कोयला खोदने जा रहे हो तो तुमको पता है गैस निकलेगी, तो गैस पहले निकाल के रखो, है ना। रिकवरी और ऑक्सीकरण का भी अपना जुगाड़ करके रखो, ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। और रिसाव को कम किया जा सकता है, मान लो कहीं से कहीं भेज रहे हो तो कोशिश करो कि रिसाव नहीं होना, और पुनर्प्राप्ति और रिकवरी की वृद्धि करने में कोशिश करनी चाहिए, है ना। और अपशिष्ट प्रबंधन जो है, पता ही अपशिष्ट प्रबंधन, जैव निम्नीकृत नगर पालिका अपशिष्ट को, जो जैव अपशिष्ट है उसको अलग करे और उसके लिए अलग से मतलब प्रणाली लगाए, ठीक है। और अपशिष्ट जल उपचार को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अपशिष्ट जल उपचार के दौरान भी क्या होता है ना, मीथेन का उत्पादन होता है, तो इसको हम लोग को अपग्रेड करना चाहिए। अवायवीय पाचन में सुधार करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। और लैंडफिल गैस को एकत्रित संग्रहित उपयोग करना चाहिए, लैंडफिल गैस को अच्छे से एकत्रित संग्रहित करना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन ना हो। तो ये टोटल जो है इसके बारे में पूरी ये जानकारी थी कि मीथेन के इमिशन को कैसे मतलब रोकेंगे, क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। थैंक यू।